नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मेरी नायिका। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात को अपना मेडिकल स्टोर बंद करके घर पहुँचे 34 वर्ष के शुभम ने जब डोर बेल बजाई तो रोज की तरह दरवाज़ा उसकी माँ नीरजा ने नहीं बल्कि पापा मनीष सिंह ने खोला। पापा आप? माँ कहाँ हैं? शुभम ने अंदर आकर के दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। तुम्हारी माँ सो रही हैं, पापा ने सूक्ष्म सा जवाब दिया और सोफे पर बैठ करके टीवी ऑन कर दिया। माँ सो रही हैं इतनी जल्दी? और डिनर? सौरभ ने शॉप की चाबी स्टैंड में रखते हुए पूछा। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शिवम की तरफ एक नज़र उठा करके देखा और वापस टीवी न्यूज़ पर ध्यान लगा दिया। शुभम को माँ की चिंता हुई। उसने जल्दी से हाथ धो करके कपड़े बदले और माँ के पास पहुँच गया। माँ के कमरे में गुप्त अंधेरा है। माँ ने नाइट बल्ब भी नहीं जलाया है। शुभम ने कमरे की लाइट ऑन की तो देखा माँ नीरजा सर से पैर तक खुद को चादर से ढके लेटी हैं, लेकिन उन्हें तो मुंह ढकने से घुटन होती है। माँ को इस तरह लेटे देख करके शुभम को चिंता हुई। शुभम ने जल्दी से आगे बढ़ करके माँ के चेहरे पर से चादर हटाई तो देखा माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? शुभम ने माँ के आंसू पोंछ करके उनका गाल थपथपाते हुए पूछा। नीरजा ने अपनी आंखें खोल करके शुभम को देखा और फिर करवट ले करके सुबकने लगी। ओह, तो यह माजरा है। शुभम को तुरंत सब समझ आ गया। अच्छा, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया? शुभम ने कहा। हाँ, पापा मनीष भी कमरे में आ गए। उन्होंने बताया शाम को लड़की वालों का फोन आया था। वह भी यही कह रहे थे कि लड़का वैसे तो ठीक है, काम धंधा भी अच्छा है, लेकिन लड़के की उंगलियों के नाखून बहुत खराब लगते हैं। दरअसल शुभम के क्लैबिंग नेल की समस्या है। हालांकि उसके नाखूनों में कोई दर्द या किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, फिर भी उसके नाखून दिखने में बहुत अजीब लगते हैं। इस कारण लड़की वाले आते हैं और नाखूनों की वजह से रिश्ता इनकार करके चले जाते हैं। शुभम ने लाड लगा करके माँ को उठाया और कहा, माँ परेशान क्यों होती हो? जब शिष्टा होगी तब चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। कब होगी शिष्टा? तेरी उम्र के सब लड़के वाले बच्चे वाले हो गए हैं और तेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तुझसे कितनी बार कहा है कि पुखराज की अंगूठी पहन लो, मगर तू मेरी सुनता ही कहाँ है? माँ नीरजा शिकायती लहजे में बोली। क्योंकि माँ मुझे पुखराज की अंगूठी से ज्यादा तुम्हारे लड्डू गोपाल पर भरोसा है। तुम भी उन्हीं पर मेरी शादी की चिंता छोड़ो और चलो उठो, खाना खाएं चल करके, बहुत भूख लगी है। शुभम ने माँ का हाथ पकड़ करके उठाते हुए कहा। लड्डू गोपाल का नाम सुन करके नीरजा उठ तो गई। पास खड़े पापा मनीष शुभम की ओर देख करके मुस्कुरा उठे। अगले दिन दोपहर के समय एक बदहवास सी औरत एक लड़की का हाथ पकड़ करके उसे खींचती हुई शुभम की साथ पर आई और उतावली सी बोली, तो सल्फास की गोली दे दीजिए। सल्फास की गोली? शुभम चौंक पड़ा। उसने औरत की तरफ देखा, वह बहुत परेशान लग रही थी। उसके साथ आई लड़की सर पर दुपट्टा डाले जिसका थोड़ा सा हिस्सा उसने ओंठों से दबा रखा था और सर झुकाए खड़ी बिल्कुल निर्विकार सी लग रही थी। शुभम ने बहुत नम्रता से जवाब दिया, जी मैं जिंदगी बेचता हूँ, मौत नहीं। वैसे सल्फास आपको क्यों चाहिए? शुभम ने उस औरत का मन टटोलने की कोशिश करी। औरत ने कहा, क्योंकि अब सल्फास खा करके ही हम दोनों माँ बेटी को चैन मिलेगा। कहते हुए औरत रो पड़ी। औरत का जवाब सुन करके शुभम सन्न रह गया। उसने तुरंत उन माँ बेटी को आग्रह करके साप में किनारे रखे हुए 2 स्टूल पर बैठाया और अपने हेल्पर अमित से उन दोनों को पानी देने को कहा। उस औरत
को कुछ सूझ नहीं रहा था। शुभम के कहे अनुसार वो दोनों स्टूल पर बैठ गई। शुभम को लगा कि ये औरत परेशानी में है, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। शुभम ने तुरंत अपनी माँ नीरजा को कॉल कर दी और जल्दी से सांप पर आने को कहा। सांप घर के नजदीक ही है। नीरजा जल्दी से पहुंच गई। शुभम ने माँ को उस औरत द्वारा सल्फास मांगने की बात बता करके कहा कि आप उससे बात करके देखिए कि माजरा क्या है, आखिर क्यों वो अब झुलसे हुए लग रहे थे। गरिमा के चेहरे की ऐसी हालत देख करके नीरजा का दिल एक बारगी कांप उठा। उसे लगा शायद इस पर भी किसी सिरफिरे ने तेजाब फेंक दिया होगा। नीरजा ने पूछा, ये कैसे हुआ? वैशाली बराबर अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोल रही थी। कैसे क्या हुआ बहन जी का क्या बताऊं, अपने ही किसी जन्म के पापों का फल है ये। जब गरिमा 6 साल की थी और किचन काउंटर तक पहुंचने लगी थी, एक दिन रसोई में मैं मलाई का घी बना रही थी। कुछ देर के लिए बाथरूम में चली गई, तभी गरिमा किचन में पहुंची और जिज्ञासावश ये गैस पर चढ़ी हुई घी वाली कढ़ाई में पड़ी कलछी को चलाने लगी और तब वो गरम घी वाली कढ़ाई इसके ऊपर ही पलट गई। बताते बताते वैशाली बेचैनी में दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी थी। ओह, छोटी बच्ची की नरम खाल पर जलन की तीव्रता की कल्पना कर नीरजा का कलेजा सिहर उठा। मेरी चांद सी बिटिया को जाने किसकी नजर लग गई। रोती हुई वैशाली ने पलकें झुकाई बैठी गरिमा के झुलसे गाल पर अपना हाथ फिराते हुए कहा, अब कोई शादी नहीं करना चाहता मेरी बिटिया से। हम मर ना जाएं तो क्या करें बहन जी, घायल की गति घायल ही जाने। नीरजा जी भी भुक्तभोगी हैं। उनके बेटे शुभम के नाखूनों को लोग कोढ़ का बीमारी समझ करके रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। नीरजा ने वैशाली से उसके पति के बारे में पूछा। वैशाली ने बताया, गरिमा के पापा की पान की दुकान है। गरिमा हमारी अकेली संतान है। तमाम ताने सुन सुन करके भी गरिमा ने बीए करने के बाद लिया है नौकरी के लिए। बहुत कोशिश की, लेकिन इसके झुलसे गाल के कारण बदसूरत दिखते चेहरे को कौन सारा दिन देखता रहेगा। कहीं नौकरी नहीं लगी। गरिमा की चिंता में पापा भी घुले जा रहे हैं। इसका असर उनकी सेहत और काम पर भी पड़ रहा है। इसलिए सोचती हूँ कि हम दोनों मर जाएं, वही सबसे ठीक रहेगा। वैशाली का रोना जारी था। शुभम ने अमित के हाथों स्टोर में चाय नाश्ता भिजवा दिया। वैशाली और गरिमा को चाय का गिलास पकड़ा करके उनकी तरफ समोसे की प्लेट बढ़ाते हुए नीरजा ने बहुत साहूलियत से कहा, लेकिन वैशाली सल्फास खा करके मुसीबत से छुटकारा पाना मुसीबत का सही हल नहीं होता है। समोसे की प्लेट को हाथ से परे करते हुए वैशाली ने बहुत उदासी भरे स्वर में कहा, बहन जी ये सब उपदेश देना तो बहुत आसान है, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। वैशाली की बात सुन करके नीरजा मुस्कुराई और अपने हाथ से एक समोसा उठा करके गरिमा को पकड़ा दिया। गरिमा ने बिना ना नुकुर किए समोसा ले लिया और खाने लगी। ये देख करके नीरजा को अच्छा लगा। फिर वैशाली की तरफ देख करके नीरजा हल्का सा मुस्कुराई। मैं भी तुम्हारे जैसे हालातों से ही गुजर रही हूँ। मतलब आपकी बेटी में भी कोई नुक्स है? वैशाली ने हैरानी से पूछा। नीरजा ने कहा, बेटी नहीं, मेरे शुभम मेरा बेटा है, वही जिससे आपने सल्फास मांगी थी। मेरे बेटे में भी कुछ ऐसा ही है कि कोई उसे अपना दामाद बनाना नहीं चाहता है। कोई लड़की मेरे बेटे का हाथ थामना नहीं चाहती है। वैशाली को यकीन नहीं हुआ कि किसी लड़के को लड़की वाले भी रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों, आपका बेटा तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल किसी फिल्म के नायक की तरह। उसे भला कोई क्यों मना करेगा? नायक जैसा लगता है ना मेरा बेटा। नीरजा चहक उठी, लेकिन अगले ही पल उदास हो गई। हाँ, अकेला नायक जिसकी कोई नायिका नहीं है। ठीक से बताइए वजह क्या है इनकार करने की? वैशाली आतुर होने लगी। नीरजा ने वैशाली को शुभम की क्लबिंग नेल्स समस्या के बारे में बता दिया। वैशाली ने धीरे स्वर में पूछा, क्या ये छूत की बीमारी होती है? नीरजा ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर भी लोग इसे कुछ ऐसी ही बीमारी समझते हैं। ओह, वैशाली के मुंह से निकला। नीरजा ने अपनी बात जारी रखी, मेरा बेटा भी 34 का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। इस कारण घबरा करके हम लोगों ने आत्महत्या नहीं कर ली। सब कुछ ईश्वर के इच्छा अनुसार होता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, फिर एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नीरजा ने मुस्कुरा करके वैशाली की तरफ देखा। वैशाली पर नीरजा की सकारात्मक बात का असर साफ दिख रहा था। चाय पीजिए, नीरजा ने वैशाली से कहा।
जी आप भी लीजिए, कह करके वैशाली ने ट्रे में रखा चाय का गिलास उठा करके नीरजा को पकड़ा दिया। नीरजा ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि वैशाली के दिमाग से आत्महत्या की बात निकल गई है। उस दिन के बाद से नीरजा और वैशाली अच्छी सहेलियां बन गई और उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। एक सुबह शुभम के साथ जाने के बाद वैशाली के हालचाल पूछने के लिए नीरजा ने कॉल की तो फ़ोन गरिमा ने रिसीव किया और बताया कि माँ के कल रात से बुखार चढ़ गया है। घर में दवा रखी थी, वह दे दी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। नीरजा ने कहा मैं अभी शुभम के हाथ दवा भिजवा देती हूँ। फिर नीरजा ने बेटे शुभम को कॉल करके वैशाली के लिए बुखार की दवा और फल लेकर के जाने को कहा। शुभम ने माँ से हाँ तो बोल दी, लेकिन बिना डॉक्टर को दिखाए दवा लेना उसे सही नहीं लगा। शुभम ने अपने हेल्पर अमित को अपनी बाइक की चाबी और कुछ रुपए दे करके कहा कि वैशाली जी के लिए फ्रूट्स ले करके उनके घर दे आओ और वैशाली जी को डॉक्टर कल्पना कुशवाहा के क्लिनिक में दिखा लाना। अमित ने ऐसा ही किया। 2 दिन के बाद शुभम ने गरिमा को कॉल करके वैशाली का हाल पूछा। गरिमा ने पहले थैंक्स कहा, फिर बताया कि माँ को आराम है। उसके बाद माँ के कहने पर वैशाली के ठीक होने तक शुभम अमित के हाथों वैशाली के लिए फल और दवाई भेजता रहा। एक सुबह शुभम के मेडिकल स्टोर पर गरिमा आई ड्रॉप लेने आई तो अमित ने उसे आई ड्रॉप देते हुए कहा कि शुभम भैया मंदिर गए हैं, अभी आ ही रहे होंगे। गरिमा ने कहा नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना है, मैं सिर्फ आई ड्रॉप लेने आई हूँ। कह करके गरिमा चली गई। थोड़ी देर बाद ही शुभम मंदिर से भंडारे का प्रसाद लेकर के वापस आ गया। उसने अमित को प्रसाद का एक पैकेट दिया और दूसरा पैकेट माँ नीरजा को घर पर दे आने को कहा। अमित तुरंत प्रसाद लेकर के शुभम के घर आ गया। नीरजा ने अमित से प्रसाद का पैकेट लेते हुए उसको उसकी माँ के बारे में पूछा तो अमित ने सर झुका लिया और बोला आप तो जानती हैं माँ की बीमारी की वजह से वैसी ही हैं वो। अमित 27 साल का एक युवक है। अमित के पिता नहीं हैं, सिर्फ माँ हैं। वह बीमार रहती हैं लेकिन उनके कोई बड़ी बीमारी नहीं है। वह अमित की चिंता में घुली जा रही हैं क्योंकि उनका इकलौता बेटा अमित शादी नहीं करना चाहता है। नीरजा ने कहा हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी माँ की बीमारी की वजह। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? दूर कर दो उनकी बीमारी। आंटी जी मुझे आपसे एक बात कहनी है, अमित ने झिझकते हुए कहा। हाँ बोलो क्या बात है? नीरजा ने बेटे समान अमित से बहुत प्यार से कहा। जी आंटी जी, वह गरिमा जी हैं ना, वह मुझे पसंद हैं। अमित ने सकुचाते हुए कहा तो नीरजा प्रसन्नता से भर उठी थी। क्या मुझे गरिमा पसंद है? क्या तुझे गरिमा पसंद है? लेकिन तुम्हें गरिमा कब पसंद आ गई? नीरजा ने आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ पूछा। अमित ने कहा जब पहली बार देखा था उन्हें, वो सल्फास खरीदने अपनी माँ के साथ आई थी तभी। ओह, लेकिन तुमने गरिमा को ठीक से देखा तो है ना? नीरजा का इशारा गरिमा के झुलसे गाल की तरफ था जिसे अमित बखूबी समझ गया। जी आंटी जी, खूब अच्छी तरह से देखा है, कई बार उनके घर भी गया हूँ, बातचीत भी की है। कह करके अमित ने नीरजा के चरण स्पर्श किए और चला गया। नीरजा ने तुरंत शुभम को कॉल करके ये बात बताई तो शुभम बहुत खुश हुआ, अमित के लिए भी और गरिमा के लिए भी। शुभम ने कहा लेकिन माँ, अमित का एक अतीत भी है जो गरिमा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नीरजा ने कहा हाँ बेटा, यह बात भी गरिमा को ज़रूर बता दूंगी। नीरजा फटाफट बचा हुआ काम निपटा करके वैशाली के घर जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी नीरजा की मुँह लगी सहेली पड़ोसन श्रीलता थर्मामीटर लेने आ गई। किसके बुखार आ गया? नीरजा ने पूछा। मेरे पोते के बदन में हरारत लग रही है, उसी का बुखार नापना है। पता नहीं मेरा थर्मामीटर बहू ने कहाँ रख दिया है, श्रीलता ने बताया। नीरजा को कहीं जाता देख करके श्रीलता ने पूछा मार्केट जा रही हो क्या नीरजा? थोड़ी देर रुको तो मैं भी चलती, साथ
में, मुझे भी थोड़ा सामान लाना है। नीरजा ने कहा नहीं, मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, वो अपनी शॉप में अमित है ना, उसकी शादी की बात करने जा रही हूँ। श्रीलता ने कहा तो तुम क्यों जा रही हो? अमित की माँ है ना, वह जाए अपने बेटे का रिश्ता लेकर के। नीरजा ने कहा अरे श्रीलता, अपने यहाँ लड़के वाले लड़की के घर उसका हाथ मांगने नहीं जाते हैं? अरे हाँ, यह तो है। वैसे लड़की कौन है? श्रीलता ने पूछा। नीरजा ने मुस्कुराते हुए कहा लड़की को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, वह अपने घर वैशाली आती है ना, उसी की बेटी गरिमा की बात कर रही हूँ। कह करके नीरजा अलमारी से थर्मामीटर निकालने लगी। श्रीलता ने कहा ओहो गरिमा, हाँ उससे तो मैं मिली हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। अगर उसके गाल पर झुलसने का दाग ना होता तो व्यवहार में इतनी अच्छी है गरिमा की, जिस घर जाएगी वह घर बना दे। बड़ा खुश नसीब होगा वो लड़का जिससे गरिमा की शादी होगी। नीरज ने श्रीलता को थर्मामीटर देते हुए कहा हाँ, यह बात तो श्रीलता तुमने बिल्कुल सही कही है। गरिमा का गाल भले ही झुलसा हो लेकिन उसका दिल बहुत सुंदर है। श्रीलता ने धीरे से कहा नीरजा, तो फिर भी तुम अपने शुभम का रिश्ता गरिमा से क्यों नहीं कर देते? शुभम के नाखूनों की वजह से उसकी भी शादी नहीं हो रही है, तुम्हें बढ़िया बहू मिल जाएगी और शुभम को अच्छी पत्नी। श्रीलता की बात सुनकर के नीरजा ने तपाक से कहा अरे नहीं नहीं श्रीलता, माना कि गरिमा बहुत व्यवहार कुशल अच्छी लड़की है, लेकिन उसका झुलसा हुआ गाल बहुत खराब लगता है। नहीं, मैं अपने शुभम की शादी उससे नहीं कर सकती। कह करके नीरजा ने पति मनीष को साथ आने के लिए आवाज लगाई। अच्छा नीरजा, मैं चलती हूँ। कह करके श्रीलता बाहर आ गई। वो सोच रही थी कि सही बात है, खुद के दोस्त से ज्यादा दूसरे का दोस्त बड़ा लगता है। शायद इसलिए शुभम की शादी में देर हो रही है, क्योंकि भले ही नीरजा के लड़के में शारीरिक दोष हो लेकिन बहू उन्हें शारीरिक नुक्स वाली बिल्कुल नहीं चाहिए। उधर वैशाली के घर पहुंच करके नीरजा ने अमित के लिए गरिमा का हाथ मांगा तो गरिमा की मां वैशाली को यकीन नहीं हुआ कि अमित जैसा संजीला बेदाग नौजवान झुलसे गाल वाली उनकी बेटी गरिमा से शादी करना चाहता है। गरिमा ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा आंटी जी, अमित जी ने मुझे ठीक से देखा है? मेरा मतलब कहते हुए गरिमा ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। हाँ हाँ, उसने देखा है, तुम्हें मालूम नहीं है गरिमा, अमित की शादी को लेकर के उसकी माँ कितनी परेशान है। नीरजा ने कहा। वैशाली अभी भी बहुत आश्चर्य में थी। उसने कहा मुझे तो अमित में कोई दोष नहीं दिखता है, फिर उसकी माँ को अमित की शादी के लिए चिंता किस बात की है? नीरजा ने अपने पति मनीष की तरफ देखा और मनीष ने सर हिला करके नीरजा को अमित के बारे में बता देने का इशारा किया। नीरजा ने भी हाँ में सिर हिलाया और थोड़ा गंभीर हो करके कहा वैशाली, गरिमा, अमित में सचमुच कोई दोष नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं जो बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना, फिर शादी के लिए सोच विचार करके फैसला लेना। अमित का अतीत बताने से पहले नीरजा ने अपने पर्स से एक फोटो निकाल करके वैशाली और गरिमा को दिखाई। फोटो में अमित के साथ एक लड़की थी। फोटो देख करके गरिमा और वैशाली हैरान रह गई। दोनों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। उस फोटो में अमित के साथ वाली लड़की की शक्ल बहुत हद तक गरिमा से मिलती जुलती थी। अगर दोनों साथ खड़े हो जाएं तो बिल्कुल जुड़वा बहने लगेंगी। अमित के साथ उस लड़की को देख करके गरिमा का दिल बहुत जोरों से धड़का। उसने अपनी कांपती हुई उंगली लड़की के फोटो पर रख करके धीरे से पूछा यह लड़की कौन है? नीरजा ने बताया ये आकांक्षा है, अमित की दोस्त भी है। और वैशाली चिंतित होने लगी। और अमित का प्यार भी, नीरजा ने कहा। नीरजा की बात सुन करके वैशाली और गरिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैशाली ने पूछा जब अमित इस लड़की आकांक्षा से प्यार करता है तो फिर वो गरिमा से शादी क्यों करना चाहता है? नीरजा ने गहरी सांस ली और फिर कहा बताती हूँ। नीरजा ने बताना शुरू किया। अमित पहले जहाँ रहता था उसी मोहल्ले में आकांक्षा नाम की एक लड़की भी रहती थी, जो दिखने में बिल्कुल अपनी गरिमा की तरह थी, बहुत सुंदर। अमित और आकांक्षा बचपन से ही दोस्त थे। बीएससी करने के बाद दोनों ही एक कॉलेज में पहुंचे थे। उन दोनों की दोस्ती तब तक प्रेम में बदल चुकी थी। उस समय आकांक्षा और अमित ने एक दूसरे के साथ भविष्य के सुंदर सपने भी सजा लिए थे। दोनों के परिवार भी उनके रिश्तों के लिए राजी थे। उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक जाने माने वकील का लड़का भी आकांक्षा को पसंद करने लगा, लेकिन आकांक्षा तो सिर्फ अमित की ही
गई थी, इसलिए उसने उस लड़के के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह इनकार वह लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आकांक्षा के ऊपर तेजाब फेंकवा दिया। खूबसूरत आकांक्षा का चेहरा बहुत ही विद्रूप हो गया, एक आंख की रोशनी भी चली गई, लेकिन तब भी अमित उससे प्यार करता रहा। जिंदगी भर उसका साथ देने का वादा किया, उसे बहुत हौसला देता, लेकिन आकांक्षा की हिम्मत जवाब दे गई थी और एक दिन आकांक्षा ने खुद को खत्म कर लिया। आकांक्षा की कहानी सुन करके वैशाली और गरिमा दोनों सहम गई। गरिमा तो रोने भी लगी। क्या उस लड़के और उसके साथियों को सजा हुई? वैशाली ने पूछा। नीरजा ने बताया, कुछ दिन वो लोग जेल में रहे, लेकिन उसके बाद उसके वकील बाप ने उस लड़के को जमानत पर छुड़वा लिया। दहशतजदा आकांक्षा के माता पिता ने अपनी दूसरी लड़की यानी आकांक्षा की छोटी बहन की चिंता में ये शहर छोड़ दिया। किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए थे। फिर क्या हुआ? गरिमा की आवाज कांप रही थी। नीरजा भी बहुत गमजदा हो गई थी। आकांक्षा के जाने के बाद अमित की जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी, लेकिन वो जानता था कि वो अपनी माँ का एकमात्र सहारा है, इसलिए वो जिंदा तो रहा, मगर वो अपने आप में ही खोया रहने लगा। आकांक्षा की याद में रातों को उठ करके रोता, पढ़ाई भी छूट गई थी। अमित की माँ अपने इकलौती औलाद की ऐसी हालत देख करके चिंता में घुलने लगी थी। विधवा पेंशन ही एकमात्र रकम से घर चला रही थी। फिर रिश्तेदारों की सलाह पर उन्होंने अपना घर बेच दिया और दूसरी जगह मकान ले लिया। जिस सत्संग में मैं जाती थी वहां अमित की माँ भी आती थी। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और अमित के लिए कोई काम बताने को कहा, तो मैंने अपने बेटे शुभम से कह करके उसे अपने मेडिकल स्टोर पर रख लिया। अमित बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है, जल्दी ही वो अपना अलग काम शुरू करने वाला है। कह करके नीरजा चुप हो गई। वैशाली और गरिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल बहुत भारी हो गया था और गरिमा का मन भी। वो चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। वैशाली ने नीरजा से पूछा, अमित के दिल में भी अभी आकांक्षा का प्यार जिंदा है? माँ का सवाल सुन करके किचन में खड़ी गरिमा नीरजा का जवाब सुनने के लिए चौकन्नी हो गई। नीरजा कह रही थी, वैशाली, अगर मैं ये कहूँ कि अमित जब आकांक्षा को भुला चुका है तो ये पूरी तरह से झूठा होगा, लेकिन जितना मैं अमित को जानती हूँ उस आधार पर इस सच का मैं दावा करती हूँ कि वो अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह से वफादार रहेगा। नीरजा का जवाब सुन करके गरिमा के ओंठ मुस्कुरा उठे। वैशाली ने नीरजा से एक और सवाल किया, अमित किसी दबाव में आकर तो गरिमा से शादी नहीं करना चाहता है ना? कप में चाय डालती हुई गरिमा की मां का ये प्रश्न बिल्कुल सही लगा। नीरजा ने जवाब दिया, आकांक्षा के बाद अमित ने तो कभी शादी ना करने की कसम खा ली थी, लेकिन गरिमा को देखने के बाद ना जाने उसके मन में क्या आया कि वह गरिमा से शादी करना चाहता है। अमित के बारे में जान करके, उसके सच्चे प्यार करने के जज्बे को देख करके गरिमा के दिल में भी अमित के लिए प्यार जाग उठा और वह अमित से शादी करने के लिए राजी हो गई। अमित और गरिमा की शादी के बाद नीरजा सोच रही थी कि अमित को तो उसकी नायिका मिल गई, लेकिन मेरे बेटे शुभम का जीवन संवारने के लिए कोई लड़की धरती पर भी है या नहीं। एक रोज शुभम की शॉप के सामने स्कूटी से एक लड़की उतरी और खटपटाती हुई काउंटर के पास आकर के शुभम से बोली, यह दवाइयाँ निकाल दीजिए प्लीज। सांवली सलोनी लड़की नवयौवना तो नहीं थी, मगर चेहरे पर सौम्यता थी। शुभम ने उसके हाथ से पर्चा लिया तो चौंक पड़ा। उस लड़की के भी क्लबिंग नेल्स थे। शुभम ने पहली बार उसके सिवा किसी और के क्लबिंग नेल्स देखे थे। जब शुभम ने उस लड़की के हाथ से पर्चा लिया तो उस लड़की की निगाह भी शुभम के क्लबिंग नेल्स पर पड़ गई। लड़की के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित मुस्कान आ गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, ओ माय गॉड, क्लबिंग नेल्स। लड़की की हैरानी देख करके शुभम ने मुस्कुरा उठा। वो समझ गया कि इस लड़की ने भी पहली बार अपने सिवा किसी और के क्लबिंग नेल्स देखे हैं। शुभम ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। शुभम के नेल्स देख करके वो बिल्कुल बहुत खुश हो रही थी। अचानक धीरे से उसने शुभम से पूछ दिया, आर यू सिंगल?
लड़की का बिंदास सवाल सुन करके शुभम उसकी तरफ एकटक देखता ही रह गया। लड़की की आंखों में चमक और शरारत दोनों दिख रहे थे। जी सिंगल कह करके शुभम ने पर्चा अमित को पकड़ा करके दवाइयां निकालने को कह दिया और खुद लड़की से पूछा, यू टू सिंगल? शुभम ने पूछा तो बहुत धीरे से था, लेकिन फिर भी अमित ने सवाल सुन लिया, मगर लड़की का जवाब अमित को नहीं सुनाई दिया। शायद लड़की ने सर हिला करके हाँ या ना में जवाब दिया था। अमित दवाइयां निकाल करके पलटा तो देखा कि लड़की के हाथ में शुभम का फोन है, जिसमें वो अपना नंबर सेव कर रही। लड़की दवाइयां ले करके चली गई तो शुभम की तरफ देख करके अमित धीरे से गुनगुनाने लगा, वाह वाह राम जी। शुभम और अमित दोनों को ही अपनी अपनी नायिकाएं मिल गई थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।